दोस्तों नमस्कार। मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। जब से पूजा दिल्ली की इस नई कॉलोनी में रहने आई थी, उसका ध्यान बरबस ही सामने वाले घर की ओर चला जाता था, जो उसकी रसोई की खिड़की से साफ नजर आता था। एक अजीब सा आकर्षण था उस घर में। चहल पहल के साथ वीरानगी और मुस्कुराहट के साथ साथ उदासी का एहसास भी होता था उसे देखकर। एक 30-35 वर्ष का पुरुष अक्सर अंदर बाहर आता जाता रहता था। कभी कभी एक बुजुर्ग दंपत्ति भी दिखाई देते थे और एक 5-6 वर्ष का बालक भी। उस घर में पूजा की उत्सुकता तब और बढ़ गई जब उसने एक दिन वहां एक युवती को भी देखा। उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वो यदा कदा ही बाहर निकलती है। उसका सुंदर मासूम चेहरा और गर्मी के मौसम में सिर्फ स्कार्फ उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। जब पूजा की उत्सुकता हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसने अपने दूध वाले से पूछ ही लिया, भैया तुम सामने वाले घर में भी दूध देते हो ना? बताओ कौन कौन है उस घर में? यह सुनते ही दूध वाले की आंखों से आंसू आए और आवाज में करुणा भर गई। भर्राए स्वर में बोला, दीदी मैं 20 सालों से उस घर में दूध दे रहा हूँ और ऐसा कभी नहीं देखा। यह साल तो जैसे इन पर कयामत बनकर ही टूट पड़ा है। कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो। और फिर फूट फूट कर रोने लगा, भैया अपने आप को संभालो। अब पूजा को पड़ोसियों से ज्यादा अपने दूध वाले की चिंता होने लगी थी, पर मन अभी भी उस यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर क्या हुआ है उस घर में। शायद दूध वाला भी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बेचैन था, तो बोल उठा, क्या बताऊं दीदी, छोटी सी गुड़िया थी सलोनी बेबी। जब मैंने इस घर में दूध देना शुरू किया था, देखते ही देखते वो सयानी हो गई और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। सलोनी बेबी ऐसी थी कि सब कोई देखते ही उसे पसंद आ जाए, पर वर भी तो उसके जोड़े का होना चाहिए था ना। एक दिन आकाश बाबू उनके घर आए। उन्होंने सलोनी के माता पिता से कहा कि शायद सलोनी ने अभी आपको बताया नहीं है, मैं और सलोनी एक दूसरे को चाहते हैं और अब विवाह करना चाहते हैं। और फिर अपना पूरा परिचय दिया। आकाश बाबू इंजीनियर थे। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थे। सलोनी के माता पिता को एक ही नजर में भा गए। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता को यह रिश्ता मंजूर है? यह सुनकर आकाश बाबू कुछ उदास हो गए। फिर बोले कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो 2 वर्ष पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। यह सुनकर सलोनी की माता पिता बोले कि हमें यह रिश्ता मंजूर तो है, पर एक शर्त पर, कि विवाह के बाद भी तुम सलोनी को लेकर यहाँ आते जाते रहोगे। सलोनी हमारी इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ आने जाने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा और हमें जीवन में बेटे की कमी भी महसूस नहीं होगी। आकाश बाबू राजी हो गए। फिर क्या था, धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। फिर साल भर में गोद भी भर गई। ये सब तो अच्छा ही है, इसमें रोने की क्या बात है? पूजा ने कहा। दूध वाले ने फिर कहना शुरू किया, एक दिन जब मैं दूध देने गया तो घर में सलोनी बिटिया, आकाश बाबू और शौर्य यानी सलोनी बिटिया का बेटा भी था। तब मैंने कहा कि बिटिया कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। मेरी तो आंखें ही तरस जाती हैं तुम्हें देखने के लिए। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सलोनी मुझे काका काका कहते नहीं थकती थी, वो मेरी बात सुनकर मुंह फेर कर अंदर चली गई। मैंने सोचा बेटियां हैं, ससुराल जाकर पराई हो जाती हैं और कभी कभी उनके तेवर भी बदल जाते हैं। अब वो कहाँ एक दूध वाले से बातें करेंगी, और मैं वहां से चला आया। पर अगले दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे ना मिलने की वजह कुछ और ही थी। सलोनी बिटिया नहीं चाहती थी कि सदा उसका खिलखिलाता चेहरा देखने वाले काका को उसका उदास और मायूस चेहरा देखने को मिले। दरअसल सलोनी बिटिया इस बार वहां मिलने नहीं बल्कि अपना इलाज करवाने आई थी। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसे तीसरी और अंतिम स्टेज का ब्लड कैंसर है। इसलिए डॉक्टर ने जल्दी जल्दी दिल्ली ले जाने को कहा। यहाँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। सलोनी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड कैंसर की वजह से सलोनी बिटिया की हालत
दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बार बार कीमोथेरेपी करवाने से उसके लंबे काले रेशमी बाल भी उड़ गए थे। इसी वजह से वो हर वक्त स्कार्फ बांधे रहती। कितनी बार खून बदलवाया गया पर सब व्यर्थ। आकाश बाबू बहुत चाहते हैं सलोनी बिटिया को, हमेशा उसी के सराहने बैठी रहती हैं। तन मन धन सब कुछ वार दिया आकाश बाबू ने सलोनी बिटिया के लिए। शाम को जब विवेक ऑफिस से आए तो पूजा ने उन्हें सारी बात बताई। इस दुखद कहानी में एक सुखद बात यह है कि आकाश बाबू बहुत अच्छे पति हैं। ऐसी हालत में सलोनी की पूरी पूरी सेवा कर रहे हैं। शायद इसलिए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं का इतना महत्व दिया जाता है। और यह आधुनिक पीढ़ी है कि विवाह करना ही नहीं चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप की नई विचारधारा ने विवाह जैसे पवित्र बंधन की धज्जियां उड़ा दी। फिर मैं भी किन बातों में उलझ गई। विवेक को भूख लगी होगी, ये बेचारे थके हारे ऑफिस से आए हैं, उनकी देखभाल करना भी तो मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर पूजा रसोई की ओर चल दी। रसोई ने फिर सामने वाले मकान पर नजर आई। आज वहां काफी हलचल थी। लगता था घर की हर चीज अपनी जगह से मिलना चाहती है। घर में कई लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। पूजा सहम गई कि कहीं सलोनी को कुछ पूजा का शक ठीक था। उस दिन सलोनी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उनसे अधिक परिचय नहीं था, फिर भी पूजा और विवेक अगले दिन उससे मिलने अस्पताल गए। वहां आकाश की हालत ठीक उस परिंदे जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अभी कटने वाले ही हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया था कि सलोनी अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। फिर वही हुआ। अगले दिन सलोनी इस संसार से विदा हो गई। इस घटना को घटे करीब 2 महीने हो गए थे, पर जब भी उस घर पर नजर पड़ती, पूजा की आंखों के आगे सलोनी का मासूम चेहरा घूम जाता और साथ ही आकाश का बेबस चेहरा। मानव जीवन पर साध्य रोगों की निर्ममता का जीता जागता उदाहरण और पति फर्ज की साक्षात मूर्ति आकाश। दोपहर के 2 बजे थे। घर का सारा काम निपटाकर मैं लेटने ही चाह रही थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे पर एक महिला थी, शायद सामने वाले घर में से आई थी, क्योंकि पूजा ने कई बार उसे देखा था। उसका अनुमान सही था। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। कुछ खास है क्या? हाँ, कल शादी है ना, आप जरूर आइएगा। इससे पहले पूजा कुछ और पूछती, वो महिला चली गई। शायद वो बहुत जल्दी में थी। वो तो चली गई, पर जाते जाते पूजा की नींद उड़ा गई। सारी दोपहर वो यही सोचती रही कि आखिर किसकी शादी हो रही है वहां, क्योंकि उसकी नजर में तो उस घर में अभी कोई शादी लायक नहीं था। शाम को जब विवेक आए तो उनके घर में पैर रखते ही पूजा ने उन्हें यह सूचना दी, जिसने दोपहर से उसके मन में खलबली मचा रखी थी। उसे लगा कि यह समाचार सुनकर विवेक भी हैरान हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे वैसे ही शांत रहे जैसे पहले थे। बोले, ठीक है, चली जाना, हम पड़ोसी हैं। पर शादी किसकी है? आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है क्या? पूजा ने तनिक भौं चौकोड़ के कहा। पूछा क्योंकि उसे लगा कि विवेक उसकी बातों में कोई रुचि नहीं ले रहा है। और किसकी? आकाश की। अब शौर्य की तो करने से रहे इतनी छोटी उम्र में। आकाश के घर वाले चाहते हैं कि शीघ्र ही हो जाए, क्योंकि आकाश को इसी माह विदेश जाना है। दुल्हन सलोनी की चचेरी बहन है। यह सुनकर पूजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस आकाश को उसने आदर्श पति का ताज देकर सिर आंखों पर बिठा रखा था, वो अब उससे चिंता नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पत्नी को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए और दूसरा विवाह, तो क्या वो प्यार, सेवा भाव, मायूसी सब दिखावा था? क्या एक स्त्री का पुरुष जीवन में महत्व जितने दिन वो साथ रहे उतना ही होता है? क्या मरने के बाद उसका कोई वजूद नहीं? मुझे कुछ हो जाए तो क्या विवेक भी ऐसा ही करेंगे? इन विचारों ने पूजा को
अंदर तक हिला दिया और वो सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसे सारा कमरा घूमता नजर आ रहा था। जब विवेक वहां आए तो पूजा की इस हालत को देखकर घबरा गए और फिर उसका सिर गोद में रखकर बोले, क्या हो गया है? तो तुम्हारा क्या होगा? विवेक की इस बात को सदा गौरवान्वित महसूस करने वाली पूजा आज बिफर पड़ी। लियाना, तुम भी आकाश की तरह दूसरी पत्नी। पुरुष जाति होती ही ऐसी है। पुरुषों की एक मरीचिका है। नहीं, ऐसा नहीं है। आकाश ये शादी अपने सास ससुर के कहने पर ही कर रहा है। उन्होंने ही उसे पुनर्विवाह के लिए विवश किया है, क्योंकि वे आकाश को अपने बेटे की तरह चाहने लगे। वे नहीं चाहते कि आकाश जिंदगी भर यूं ही मायूस रहे। वे चाहते हैं कि आकाश का घर दोबारा बस जाए और आकाश की पत्नी के रूप में उन्हें अपनी सलोनी वापस मिल जाए और आकाश की पत्नी के रूप में उन्हें अपनी सलोनी फिर से वापस मिल जाए। इस तरह शौर्य को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। पूजा, जीवन सिर्फ भावनाओं और यादों का खेल नहीं है, ये हकीकत है और इसके लिए हमें कई बार अपनी भावनाओं का दमन करना पड़ता है। सिर्फ ख्वाबों और यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिंदगी बहुत लंबी होती है। आकाश दूसरी शादी कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो सलोनी से प्यार नहीं करता। सलोनी उसका पहला प्यार था और रहेगी, परंतु यह भी तो सत्य है कि सलोनी अब दोबारा नहीं आ सकती। दूसरी शादी करके भी वो उसकी यादों को जिंदा रख सकता है। शायद ये सलोनी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये दूसरी शादी इस बात का सबूत है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं और ये गाड़ी खींचने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। और यह काम अभी हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? विवेक की बातों ने पूजा के दिमाग से भावनाओं का पर्दा हटाकर वास्तविकता की तस्वीर दिखा दी थी। अब उसे आकाश के पुनर्विवाह में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और ना ही विवेक के प्यार पर अब कोई शक की गुंजाइश थी। विवेक के लिए खाना लगाकर पूजा अलमारी खोलकर बैठ गई और फिर स्वभाव की तरह विवेक का सिर खाने लगी। कल मैं कौन सी साड़ी पहनूं? पहली बार उनके घर जाऊंगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। विवेक ने भी सदा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई भी पहन लो, तुम पर तो हर साड़ी खिलती है, तुम हो ही इतनी सुंदर। पूजा विवेक की प्यार भरी बातें सुनकर गर्वित हो उठी। तो दोस्तों, पुनर्विवाह को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वो एक जरूरत होती है इंसान की। ये बात ठीक है कि घर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहियों की जरूरत पड़ती है, तभी तो घर की गृहस्थी का भार उठाया जा सकता है। इसे अच्छे रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्यार किसी का भी हो कम नहीं होता। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस कहानी के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई पारिवारिक कहानी को लेकर और एक अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।